my lovely students, welcome back to my YouTube channel Science by Deeba. In this video, I will discuss chapter 3 और उस चैप्टर का नाम क्या है, reproductive health. ठीक है, अभी तक हम लोग ने चैप्टर 2 तक डिस्कस कर लिया था. अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो फटाफट जाकर इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को हिट कर देना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे. चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट. हम लोग रेप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे. देखो रेप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, इसमें अगर हम बात करें कि अगर कोई इंसान है वो फिजिकल यानी बॉडी से इमोशनल बिहेवियरल एंड सोशल ये 4 फील्ड में फिट रहता है तो वो रेप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आता है. ठीक है, ये इसमें लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की मैं एक्सप्लेन करूँगी. पहला पॉइंट लिखा हुआ है द कंप्लीट वेल बीइंग विद रेस्पेक्ट टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन लाइक फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल. यही बताया गया है कि जब इंसान इन 4 फील्ड में बेस्ट होता है यानी फिट होता है तो वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आता है. एक सोसाइटी विद पीपल की सोसाइटी होगी, उनके अंदर क्या होगा, हैविंग फिजिकली फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होने चाहिए एज वेल एज नॉर्मल इंट्रैक्शंस होना चाहिए. किसके रिस्पेक्ट में, बिहेवियर के रिस्पेक्ट में एंड इमोशन के. ठीक है, तो उसको हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्दी कहते थे. नाउ क्लियर. अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. पहला पॉइंट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज. इसके अंदर आएगा क्या, मतलब क्या है इसमें. देखो 1951 की बात हो रही है, उसमें एक स्ट्रैटेजी आई थी जिसमें क्या कहा गया था, फैमिली प्लानिंग को इंट्रोड्यूस कराया गया था इंडिया में. ठीक है, हुज मेन एम, जिसका मेन एम क्या था, क्या अचीव करना था ताकि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो सही हो पाए, मतलब उसको अचीव कर पाए. एंड दीज स्ट्रैटेजीज वर इवेल्युएटेड एवरी नाउ एंड देन. ये जब भी इवेल्युएट हुई थी और अभी तक ये चल रही है. ठीक है, 1951 में ये नीट में हमेशा क्वेश्चन आता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज किस ईयर की बात हो रही है, 1951. ठीक है, जो कि अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है. क्या कर दिया गया है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम्स के नाम से इसको जाना जाता है. इसमें भी क्या करा जाएगा, इसमें इंट्रोड्यूस करा जाता है इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस. किसकी अवेयरनेस, ये अवेयरनेस रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अवेयरनेस को ही क्रिएट कर रहा है, ये फैला रहा है. ठीक है, वेरियस रिप्रोडक्शन को रिलेटेड एस्पेक्ट्स एंड इन बिल्डिंग अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट. नाउ क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो स्टेप है किसका, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करने का, उसमें क्या क्या आ सकता है. पहले स्टेप में देखो क्या करते हैं, यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल. पहले में तो हम लोग यूज़ करेंगे ऑडियो एंड विजुअल और मीडिया प्रिंट को बाय दोनों साइड से. दोनों साइड कौन से, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज, ये दोनों की बात हो रही है. क्रिएट करते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम्स को. ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, इसमें जो यंग एडल्ट होते हैं और चिल्ड्रन होते हैं उनको बहुत ज़रूरी होता है कि प्रोवाइड कराया जाए करेक्ट इन्फॉर्मेशन, ताकि यही जो एडल्ट होंगे यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं और टीचर भी रिस्पॉन्सिबल होंगे एंड पेरेंट भी रिस्पॉन्सिबल होंगे एंड क्लोज रिलेटिव एंड फ्रेंड्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल along with the open dialogue to make them aware of reproductive health. ये जब अवेयर होंगे, इनको नॉलेज दी जाएगी ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, तो ये जो है अवेयर करा सकते हैं, ये नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, या खुद भी अवेयर हो सकते हैं अपनी सोसाइटी में, फ्रेंड्स में, टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को. ठीक है, वो अवेयर कराते हैं नॉलेज को. सेक्स एजुकेशन नीड्स, इसमें सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है. आज के टाइम पे तो सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और इवन पहले भी ज़माने में ज़रूरी थी. पहले अवेयरनेस नहीं थी, लोग इसके बारे में खुल के बात नहीं करते थे, बट आज के टाइम पे टीचर्स हो, पेरेंट हो, फ्रेंड्स हो, ठीक है, ये सब आपस में क्या करते हैं, ये अवेयर रहते हैं, सेक्स एजुकेशन को प्रोवाइड करते हैं. जिससे कहते नहीं है कि कोई चीज़ अगर नॉलेज में हो, हमें पता हो इससे क्या हो सकता है, तो हम डेंजर चीज़ों से बच सकते हैं. किसी भी लाइफ के साथ कोई भी रिस्क नहीं हो सकता है फिर. तो सेक्स एजुकेशन की बहुत ज़रूरत थी और वही प्रोवाइड किया गया टू बी इंट्रोड्यूस इन स्कूल एंड कॉलेजेस. ठीक है, अवेयरनेस मस्ट बी क्रिएटेड अबाउट किसके बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज और STDs.
इसको जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के बारे में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी था बताना। जैसे कि अगर हम बात करें तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे एड्स हो सकती है, ठीक है, और सिफिलिस हो सकती है। अगर हम बात करें तो कह सकते हैं एड्स, ठीक है, HIV वायरस एंड सिफिलिस, एंड और क्या हो सकता है, गोनोरिया, ठीक है, और क्या हो सकता है, क्लेमाइडिया, ठीक है। इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, इनके सिम्टम्स देखो वेरी करते हैं, इनके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, हर एक के सिम्टम्स वेरी करते हैं, और या भी कह सकते हैं कि सिम्टम्स नहीं भी होते। तो इसके प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं, सबसे पहले तो सेफ सेक्स प्रैक्टिस होनी चाहिए, रेगुलर मेडिकल चेकअप्स होना चाहिए, जो इंटीमेट होते हैं उनका तो रेगुलर चेकअप होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है देर इज़ अ नीड टू एजुकेट द पीपल अबाउट बर्थ कंट्रोल। और यहाँ पे ये भी ज़रूरत पड़ी कि जो लोग हैं उनको बताया जाए कि बर्थ को कंट्रोल करने का भी ऑप्शन होता है। उसको बर्थ ये नहीं है कि आप जो है हस्बैंड वाइफ हैं वो इंटीमेट हुए एंड हर साल एक बच्चा जो है जन्म ले रहा है। तो ये उसके बारे में बताया गया कि वहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिससे बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। प्री एंड पोस्ट नेटल केयर होती है अलॉन्ग विद द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड केयर स्पेशली फॉर फर्टाइल कपल्स एंड मैरिजेबल इंडिविजुअल के लिए। और दे मस्ट ऑल्सो बी मेड अवेयर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। और ये भी था कि ये भी इम्पोर्टेंस बताया जाए अबाउट किसके बारे में, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। All this will result in the development of a conscious and healthy society and family। ये सारे के सारे रिजल्ट होंगे किसके डेवलपमेंट के लिए, कॉन्शियस एंड हेल्दी सोसाइटी और फैमिलीज़ के लिए, ठीक है। और लोगों को ये भी अवेयर कराया जाए जो प्रॉब्लम होती है रिलेटेड टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी सेक्स रिलेटेड क्राइम्स एंड सेक्स एब्यूज़, इससे बचा जा सकता है ये सब अवेयरनेस से, ठीक है। अब नेक्स्ट हो सकता है टू सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट। अगर इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जाए जो हेल्थ प्लान है, देयर मस्ट बी अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज। तो वहाँ पर क्या होता है, जो प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज होती है उनकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, वही बता पाएंगे। एंड प्रोविजन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ एंड मैटरनल सपोर्ट भी, ठीक है। जो फैसिलिटी होगी दैट आर प्रोवाइडेड मस्ट बी न्यूअर एंड अपग्रेडेड। ऐसा नहीं है कि पुरानी फैसिलिटी को ही हम बताते जा रहे हैं, हमें पुरानी तो बतानी है और उसको क्या करना है, नई होनी चाहिए और अपग्रेड वर्जन आना चाहिए। जैसे आप लोग मोबाइल यूज़ करते हो, अगर हम नोकिया की बात करें, जो नोकिया का एक कीपैड वाला मोबाइल आता था, ठीक है, तो वो मोबाइल से आज के मोबाइल में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। आज टच हो गया है, ठीक है, एंड्रॉयड वर्जन आ गया है, कीपैड से आपका एंड्रॉयड वर्जन तक सफ़र तो अपग्रेडेड। और अभी भी डे बाय डे अपग्रेडेड चीज़ें आपको मोबाइल में मिल रही हैं। जब आप जो है किसी टेक्नोलॉजी के लिए अपग्रेड हो तो इसके लिए क्यों नहीं अपग्रेड होना चाहिए। तो ये सब होना चाहिए विद द नीड ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अकॉर्डिंग। कंप्लीट बैन ऑन फीटल सेक्स। अब देखो फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन को कंप्लीट बैन किया गया, ठीक है, जिससे ये ना चेक हो पाए कि फीमेल, उसमें फीमेल बच्चा है, ठीक है। जो फीटल सेक्स होता है, जब एक माँ, एक जो है लेडी प्रेग्नेंट होती है तो 3 मंथ में सेक्स डिटर्मिनेशन किया जा सकता है, आज भी पता चल जाता है। लेकिन उसको अगर कोई टर्मिनेट करना चाहे प्रेगनेंसी को, ये जानकर कि उसमें फीमेल बॉडी है यानी बेबी गर्ल बॉडी है, तो ये एक बैन है और एक ये अपराध है, तो उसको नहीं करना चाहिए। तो यही कहा गया है कंप्लीट बैन ऑन फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टू चेक फीमेल फीटिसाइड, ओके। नेक्स्ट है लार्ज स्केल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और लार्ज स्केल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स कंडक्ट हुए जिसमें सर्टेन फैक्टर की ज़रूरत पड़ी अंडरचेक इन ऑर्डर टू डिक्रीज द रेट ऑफ मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी। दीज फैक्टर्स आर, ये क्या थे, सबसे पहले अवेयरनेस मस्ट बी क्रिएटेड। सबसे पहले तो अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए, किसके रिलेटेड, मैटर्स ऑफ सेक्स के रिलेटेड, ठीक है। द डिलीवरीज नीड टू बी मेडिकली असिस्टेड। अब जैसे पहले क्या होता था, दाई आती थी, ठीक है, डिलीवरी के लिए, तो उनको बुला के घर में फीमेल्स की डिलीवरी हो जाती थी। बट उसमें क्या होता था, जो माँ होती थी समटाइम्स वो सर्वाइव नहीं कर पाती थी,
वो अपनी जान गंवा बैठती थी। और समटाइम्स क्या होता थे, बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते थे, वो जान गंवा बैठते थे। बट आज क्या होता है, मेडिकली असिस्टेड होते हैं, ठीक है, यानी हॉस्पिटल में होते हैं। अगर जो है माँ और बच्चा दोनों ही को देखा जाता है कि जब तक क्रिटिकल कंडीशन ना हो तब तक ये पूरी कोशिश होती है कि दोनों जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहें, ठीक है। तो ये मेडिकल्स अगर वो डॉक्टर के अंडर गाइडेंस होगी तो डॉक्टर को प्रॉपर नॉलेज होती है, दाई को प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। तो वही है, द डिलीवरी नीड टू बी मेडिकली असिस्टेड। बेटर पोस्ट नेटल केयर, और बहुत अच्छा पोस्ट नेटल केयर मिलना चाहिए। नेक्स्ट, इंडिकेटर्स टू इंडिकेट। इंडिकेटर्स का काम क्या है, जो इंडिकेट करना किस चीज़ को, द इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी आर, वो क्या है, जैसे कि स्मॉलर फैमिलीज होनी चाहिए, अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर फॉर STDs, यानी अर्ली डिटेक्शन हो जाए किस चीज़ का, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ का। उसमें मैंने बता दिया आपको क्या क्या आ सकता है, एड्स आ सकता है, HIV वायरस आ सकता है, गोनोरिया आ सकता है। और क्या होगा, जिससे क्या होगा कि जब उसका डिटेक्शन हो जाएगा तो जल्दी क्योर भी कर सकते हैं। जब टाइम ज़्यादा हो जाता है, एडवांस हो जाता है, तो फिर उसकी क्योर पॉसिबल नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट है ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज़। और अगर हम पूरी बात करें तो हमें जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ को इंक्रीज करना है, ठीक है, करना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। अब देखो इसमें क्या होगा, एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जब वर्ल्ड वार 2 डन हुआ, ये जब की बात है, जब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हो गया, ठीक है, तो क्या हुआ, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, रैपिड ग्रोथ इन द पॉपुलेशन, ठीक है, बहुत सारी स्पीशीज़ में, जिसमें स्पेशली हम बात करें तो ह्यूमंस की पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ गई कि मुझे जहाँ तक याद है ये वर्ल्ड में 6 नंबर पर इंडिया आ गया पॉपुलेशन के मामले में, ठीक है। ये 2020 तक की डिटेल का मैं बता रही हूँ, ठीक है, अभी का रिसेंटली नहीं, 2020 तक का बता रही हूँ कि 6 नंबर पर आ गया था, ठीक। जिससे क्या हुआ, जो इंक्रीज हुआ बर्थ रेट, उससे डिक्रीज हो गई मैटरनल, इन्फेंट एंड चाइल्ड रेट्स। दिस विल ऑल्सो रिजल्ट इन इंक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ह्यूमंस, जो कि जो लाइफ होती है ह्यूमन एक्सपेक्टेंसी की वो भी इंक्रीज हो गई। और ये रिजल्ट क्या देगा, जिसके ज़्यादा बच्चे होंगे, ऑब्वियस सी बात है उसमें जो है स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जितने भी रिसोर्सेज हैं वो उसके लिए कम पड़ने लगेंगे। अगर किसी एक फैमिली में 6 बच्चे हैं, ठीक है, और एक माँ बाप हैं, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8 पीपल है, तो उनके जो माँ कमाने वाला 1, ठीक है, या 1 या 2, और खाने वाले पूरे 8, तो वहाँ पे ऑब्वियसली बात है रिसोर्सेज की कमी आएंगी और स्ट्रेस होगा। अगर स्टडी प्रोवाइड करनी है तो बेहतर स्टडी प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें बढ़ने लगी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। अब यहाँ पे से कॉजेज़ क्या हो गए, सबसे पहले तो देखते हैं रैपिड डिक्रीज इन द डेथ रेट, बहुत तेज़ी से डिक्रीज होने लगा डेथ रेट। जैसे पैदावार होने लगी तो ज़रूरी थोड़ी ना, अगर हर साल बच्चे हो रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर साल जो है, जैसे एक फैमिली है, ठीक है, वो उनकी शादी हुई, 1 साल में एक बच्चा, 2020 में एक बच्चा, 2021 में एक बच्चा, 2022 में एक बच्चा, तो वहाँ पे डेथ रेट तो नहीं है ना उस फैमिली में। अगर बहुत ज़्यादा होगा, जो बूढ़े होंगे वही तो एक्सपायर करेंगे। डेथ रेट इतनी नहीं है जितनी कि उनकी जो है पॉपुलेशन इंक्रीज ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट होगा द रैपिड डिक्रीज इन द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और उनका जो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है वो बहुत तेज़ी से डिक्रीज होगा, और उसी के साथ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत तेज़ी से डिक्रीज होगा। ये जब डिक्रीज होगा, जो पीरियड ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रही है, एंड द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू द रिप्रोड्यूसिबल एज, ठीक है। तो ये इसके कॉजेज हो गए। अब मेथड क्या आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने के, पहला तो प्रोमोट करना चाहिए स्मॉल फैमिली, जैसे कहते नहीं हम दो हमारे दो, तो इस तरीके का नारा आए, ठीक है, स्लोगन आए, जिसमें प्रमोट किया गया स्मॉल फैमिलीज़ को, प्रमोट किया गया कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज़ करिए, ठीक है, और इंक्रीज द लीगल एज, और ये भी प्रमोट किया गया,
ये भी बताया गया कि जो मैरिज की सही उम्र होती है, जो लड़कियों में 18 ईयर्स होनी चाहिए और लड़कों की 21 ईयर्स होनी चाहिए, यानी बचपन की शादी नहीं होनी चाहिए। चाइल्ड मैरिज को टोटली बैन किया जाए। अप्रिशिएटिव मेजर्स टूवर्ड्स कपल विद स्मॉलर फैमिलीज, और उनको अप्रिशिएट किया जाए जिनकी उन कपल्स को जिनके पास स्मॉल फैमिली हो। अब हम बात करेंगे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है। देखो, कॉन्ट्रासेप्टिव तो बहुत है, पर आइडियल क्या होता है? वो बहुत इजी होना चाहिए, शुड बी यूज्ड इजी, ठीक है, शुड बी अवेलेबल इजीली। अब ये ना हो कि बहुत महंगा है, ये ना हो कि बड़ी दिक्कतों से आप यूज़ कर सकते हो, तो वहाँ पर इंसान फिर पीछे हट जाता है कि मैं क्यों यूज़ करूँ। तो जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, शुड बी यूज्ड ईजिली, शुड बी अवेलेबल ईजिली, शुड बी इफेक्टिव एंड साइड इफेक्ट मस्ट बी एब्सेंट, और साइड इफेक्ट तो होना ही नहीं चाहिए या फिर बहुत माइनर होना चाहिए, ठीक है। शुड बी रिवर्सिबल, शुड नॉट अफेक्ट द डिज़ायर, और बिल्कुल भी उनके अफेक्ट को जो है बिल्कुल भी उनकी डिज़ायर या जो इनकी इच्छा है उसको अफेक्ट नहीं करना चाहिए। सेक्सुअल ड्राइव होना चाहिए, एक्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स होना चाहिए, ठीक है। ये एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की पहचान होती है। अब मेथड कौन से हैं कॉन्ट्रासेप्टिव? अब देखो, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें देखो, एक है नेचुरल एंड ट्रेडिशनल। अब नेचुरल और ट्रेडिशनल में आपको समझ में आ रहा होगा कि नेचुरल है तो इसका मतलब इसके साइड इफेक्ट तो होंगे ही नहीं, ठीक है। बैरियर है, किसी चीज़ में कोई रुकावट आ जाए, खेद आ जाए। इंट्रायूटेराइन डिवाइस है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है। ओरल में क्या होता है कि आपको जैसे कि कुछ दवाएं खानी पड़ती हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट्स हैं। सर्जिकल मेथड, ये सारे आपके कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड हैं। इसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, बट इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में, यानी पार्ट 2 में, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।